यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इस कहानी के पात्र काल्पनिक है। वास्तविक व्यक्ति जीवित या मृत या वास्तविक घटनाओं से कोई भी संबंध नहीं है। इस कहानी का किसी भी व्यक्ति, धर्म, जाति को ठेस पहुंचाने की मंशा नहीं है। मैं जब भी अपने बच्चे को दूध देती तो मेरा ससुर सर पर आकर खड़ा हो जाता। उस वक्त मुझे बहुत ही ज्यादा शर्म आती थी, लेकिन मैं अपने ससुर से कुछ ना कहती, क्योंकि मेरा और मेरे बच्चे का खर्चा मेरे ससुर जी ही उठा रहे थे। वह मुझे हर महीने के 50,000 रुपये दिया करते, जिससे मैं पूरे घर का खर्चा चलाया करती। मैं एक विधवा औरत थी। एक दिन मेरे बच्चे को निमोनिया हो चुका था। डॉक्टर ने उसे जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती करने के लिए कहा। उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं अपने ससुर के पास मदद मांगने के लिए गई, लेकिन तभी मेरे ससुर ने मेरे सामने एक ऐसी शर्त रख दी जिसे सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे। वह मुझे कहने लगे कि तुम्हें देखकर मैं अपने जज्बातों को खो बैठा हूँ। इस उम्र में भी मेरे अंदर कई सारे जज्बात भरे हुए हैं। तुम मेरे जज्बातों को पूरा कर सकती हो। मैं उनकी बातों को अच्छे तरीके से समझ रही थी। मेरे पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि मेरे ससुर ने कहा था कि इसके बदले वह मुझे पूरे 5 लाख रुपए देंगे। इस वक्त मुझे अपने बच्चे के लिए इन पैसों की सख्त ज़रूरत थी। इसी वजह से मैंने अपने ससुर की बात को मान लिया। लेकिन ससुर ने तो पूरी रात मेरी चीखें निकाल दी। उन्होंने लगातार पूरे जोश के साथ। मैं एक बिहार के छोटे से गांव में रहती थी। मेरे घर में माता पिता और 2 छोटी बहन भी रहा करती थी। मुझे बचपन से ही हर लड़की की तरह शादी करने का बड़ा ही शौक था। मैं बचपन से गुड्डा गुड्डियों की शादी भी करवाती थी, और तभी से मेरे अंदर भी शादी करने के जज्बात थे, वह बढ़ने लगे थे। मुझे बचपन से ही शादी करने का बड़ा शौक था कि मेरा भी कोई पति हो जो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करे। इसी तरह मैं बड़ी होती गई, और जो मेरे बचपन के सपने थे वह भी अधूरे होने लगे, क्योंकि माँ बाप चाहते थे कि मैं 12वीं कक्षा तक अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूं, और उसके बाद वह मेरी शादी करवाएंगे। मेरे माता पिता गांव के हर लोगों से बिल्कुल अलग थे। वह तो अपने बच्चों को आगे पढ़ाना चाहते थे, लेकिन मैं आगे नहीं पढ़ना चाहती थी। वक्त से पहले ही मेरे जो जज्बात थे वह बढ़ने लगे थे। ऐसे ही जब एक दिन मैं 10वीं की कक्षा में दाखिल हुई, तभी हमारे क्लास में एक नया स्टूडेंट आया था, जिसका नाम था विनोद। उस लड़के को पहले ही नज़र में देखकर मैं उस पर फिदा हो बैठी थी। स्कूल की हर लड़कियां उस पर दीवाना थी। अक्सर मैं पढ़ाई के बहाने विनोद के करीब जाया करती थी और उससे काफ़ी घंटे तक बातें भी किया करती थी, और इसी बहाने से हमारी दोस्ती भी बढ़ने लगी। धीरे धीरे मुझे विनोद से मोहब्बत होने लगी, और मैं उसकी मोहब्बत में पूरे तरीके से पागल हो चुकी थी। मैं किसी भी हाल में उसे पाना चाहती थी, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर इस बात का डर था कि विनोद कहीं किसी और को ना पसंद करता हो, वह मुझे रिजेक्ट ना कर दे। जब हमने 10वीं के आखिरी एग्ज़ाम दिए, तब मेरे दिलों की धड़कनें बढ़ने लगी थी, क्योंकि आज हमारा स्कूल में आखिरी दिन था। इसके बाद विनोद पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर जाने वाला था। अब मैं अंदर ही अंदर बड़ी ही परेशान हो रही थी। मेरी सहेलियां भी मेरा मजाक उड़ाया करती थी। वह अक्सर कहा करती कि तू तो दिन में सपने देख रही है, विनोद तुझसे मोहब्बत नहीं करता। लेकिन आज मुझे किसी भी हालत में विनोद को बताना था कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। इसी वजह से यह बात बताने के लिए जब मैं उसके करीब गई और मैंने उसे कहा कि विनोद, मैं तुमको काफ़ी समय से चाहती हूँ, मैं तुम्हें अपना दिल दे बैठी हूँ। मेरी इस बात को सुनकर विनोद के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई थी। वह जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी देखकर मेरे पूरे होश उड़ चुके थे। मैं विनोद को गहरी आंखों से देख रही थी। तभी विनोद मुझे कहने लगा कि मुझे यह बात तो कब का पता है। उसकी बात को सुनकर तो मेरा पूरा दिमाग हिल चुका था। मैंने कहा कि क्या मतलब है तुम्हारा? तभी वह मुझे कहने लगा कि देखो आकृति, मैं तो तुम्हें पहली ही नज़र में दिल दे बैठ चुका था, लेकिन मैंने आज तक तुम्हें इस बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं ज़्यादातर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहता था। मुझे मेरे पिताजी ने यहाँ पढ़ने के लिए भेजा था, और इतनी कम उम्र में मैं तुमसे प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था। जब मैं कुछ बन जाऊँगा तभी तो मैं तुम्हें अपने प्यार का इजहार करूँगा। लेकिन इसके बाद विनोद मुझे कहने लगा कि वह शहर जाने वाला है और वहीं जाकर सेटल होगा। विनोद यहाँ पर अपनी नानी के घर पर रहा करता था। उसके पिताजी ने उसे अपनी नानी के पास पढ़ने के लिए भेजा हुआ था। यहाँ पर वह अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए आया था। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद वह वापस मुंबई जाने वाला था। विनोद की इस खबर को सुनते ही मैं तो पूरे तरीके से उदास हो चुकी थी।
मुझे लगा मेरे सपने टूटने वाले थे, लेकिन विनोद ने जाने से पहले कुछ दिन मेरे साथ काफ़ी अच्छे से वक्त भी बिताया था। विनोद को भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत हो चुकी थी। वह भी अब मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकता था। लेकिन अब विनोद के जाने का भी वक्त आने वाला था। विनोद के जाने से मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हो चुकी थी। वैसे मैं उसे कहा करती थी कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। विनोद भी मेरी बातों को सुनकर मुझे यही कहा करता कि वह भी यही चाहता है, लेकिन वह तभी कहने लगा कि वह सबसे पहले सेटल हो जाना चाहता है, उसके बाद वह मुझसे शादी करेगा। मैंने अपने घर में विनोद के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताया था, क्योंकि मेरे जो माता पिता थे वह बहुत ही ज़्यादा कठोर थे। वह ज़्यादातर लव मैरिज पर भरोसा नहीं रखते थे। उन्हें अक्सर लगता था कि लव मैरिज करने से पति पत्नी की शादी कभी नहीं टिकती, उन दोनों का डिवोर्स भी हो जाता है। इसी वजह से ज़्यादातर मेरे माता पिता मुझे यही कहा करते थे। इसी वजह से डर के मारे मैंने अपने माता पिता से कुछ भी नहीं कहा। मैंने उन्हें अपने प्यार के बारे में भी नहीं बताया था। धीरे धीरे मैं भी अपनी पढ़ाई में पूरे तरीके से व्यस्त हो चुकी थी और वहीं दूसरी तरफ विनोद भी अपने पापा के कारोबार को आगे बढ़ाने लगा था। हम दोनों अक्सर रात को एक दूसरे के साथ घंटों घंटों बैठकर फ़ोन पर बातें किया करते थे और फ़ोन पर ही हम दोनों अपनी फीलिंग्स को भी शेयर किया करते थे। फिर जैसे ही मैं 12वीं कक्षा में गई तो उन दिनों मुझे एक ऐसी खबर सुनने को मिली। उस खबर को सुनकर मेरे पूरे होश उड़ चुके थे। मेरे तो पूरे पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी, क्योंकि मुझे यह बात पता चली कि मेरे माता पिता ने मेरी 12वीं की कक्षा पूरी होने के बाद मेरे पिता ने अपने दोस्त के बेटे के साथ मेरा रिश्ता पक्का कर दिया है। इस खबर को सुनकर मेरे पूरे होश उड़ चुके थे, क्योंकि मैं तो उस लड़के के साथ बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती थी। मैं तो विनोद से मोहब्बत करती थी और उसे पसंद करती थी। जब मैंने माँ को कहा कि माँ, मैं उस लड़के के साथ शादी नहीं करना चाहती, तो माँ ने मुझे बड़े ही सख्त लफ्ज़ों में कहा कि वह जहाँ चाहेंगे वही तुम्हारी शादी करेंगे। इस खबर को सुनकर मेरा पूरा दिल टूट चुका था। मैंने और माँ से इस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं की थी। मुझे पता था कि वह बिल्कुल भी राज़ी नहीं होंगे। मैंने उसके बाद ये खबर तुरंत विनोद को सुनाई थी। विनोद भी फ़ोन पर बहुत ज़्यादा रोया। अभी विनोद मुझे कहने लगा कि वह कैसे तुम्हारे पिताजी तुम्हारी शादी पक्की कर सकते हैं। मैं आज रात ही तुम्हारे घर आऊँगा और तुमसे अपने रिश्ते की बात करूँगा। मैंने उसे समझाया कि मेरे माता पिता कभी भी इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करेंगे। विनोद भी मेरी इस खबर को सुनकर परेशान हो चुका था। वह कहने लगा, फिर हम क्या करेंगे? फिर हमने घंटे तक एक दूसरे से बातें की। फिर हमने यही फैसला लिया कि हम आने वाले कल की रात को अपने घर से मैं भाग जाऊंगी और उसके बाद विनोद से शादी करके उसके शहर में सेटल हो जाऊंगी। शुरू में तो मुझे यह फैसला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। बाद में मैंने सोचा कि जब मेरी शादी हो जाएगी और मेरा बच्चा हो जाएगा तो उसके बाद माता पिता खुद ब खुद मुझे माफ़ कर देंगे। मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी और बच्चे को देखकर तो वो पूरा पिघल जाएंगे। यकीनन वह मुझे माफ़ भी कर देंगे। इसी वजह से मैंने अपना सारा सामान रात को ही पैक कर लिया था और दूसरे दिन मैं रोज़ाना की तरह अपना वही काम किया जो मैं रोज़ किया करती थी। वैसे ही मुझे रात का बड़ा ही बेसब्री से इंतज़ार था। फिर रात के पूरे 12 बजे घर के सभी मेंबर गहरी नींद में जा चुके थे। मैंने और विनोद ने पूरे 1 बजे घर से भागने का फैसला किया था। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू भी आ रहे थे। उस वक्त मुझे अपने माता पिता के लिए काफ़ी ज़्यादा अफसोस भी हो रहा था, लेकिन मैं विनोद के अलावा किसी और लड़के के साथ शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। इसी वजह से मैं विनोद का हाथ थाम कर घर से भाग चुकी थी। फिर काफ़ी लंबे समय के बाद विनोद मुझे अपने साथ मुंबई ले आया और वहाँ पर हम दोनों ने मंदिर में जाकर शादी की थी। अब शादी करके मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। मुझे लगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया है। लेकिन तभी मैंने विनोद से पूछा, विनोद, अब हम दोनों कहाँ पर रहेंगे? हमारा तो कोई ठिकाना भी नहीं है, क्योंकि तुमने भी तो अपने माता पिता को मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया। विनोद तभी कहने लगा कि नहीं, तुम मेरे साथ मेरे ही घर पर चलोगी। उसके बाद विनोद ने मुझे अपने साथ अपने घर ले गया। विनोद का घर तो बहुत ही बड़ा था। उसके पिता कपड़ों का कारोबार किया करते थे। मुझे इसके अलावा विनोद के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। मैं तो उसे हमेशा अपनी ही लाइफ के बारे में बातें किया करती थी।
मैंने आज तक कभी भी उसके फैमिली के बारे में नहीं पूछा, लेकिन जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई तो घर में पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। विनोद के पिताजी जब सीढ़ियों से उतरकर हमारे पास आए तो मुझे देखकर और विनोद को देखकर बहुत ही गुस्सा हुए। वह कहने लगे कि तुमने बिना बताए शादी कैसे कर ली, मुझे भी नहीं बताया। तभी विनोद ने हम दोनों की पूरी कहानी अपने पिताजी को सुनाई। तभी उसके पिताजी कहने लगे कि लेकिन बेटा, अगर इसकी फैमिली वाले कल को हमारे घर आएंगे तब हम उन्हें क्या जवाब देंगे। तभी विनोद कहने लगा कि आकृति ने आज तक कभी भी मेरे बारे में अपने परिवार को कुछ नहीं बताया था, क्योंकि उसके परिवार वाले लव मैरिज के सख्त खिलाफ थे। इसी वजह से उसने इस बारे में किसी को नहीं बताया और ना ही हमारे रिश्ते के बारे में किसी को कुछ मालूम है। कुछ देर तो उसके पिताजी सोचते रहे, उसके बाद हमें कहने लगे कि चलो बेटा ठीक है, तुम दोनों घर के अंदर आओ। फिर विनोद मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गया। विनोद का कमरा तो काफ़ी बड़ा था, वह काफ़ी पैसे वाला भी था, लेकिन विनोद के घर कोई भी औरत नहीं रहती थी, यानी कि उसकी माँ नहीं थी। जब मैंने विनोद से उसकी माँ के बारे में पूछा तो विनोद बहुत ज़्यादा उदास होकर कहने लगे कि उसकी माँ बचपन में ही चल बसी थी और उसका इस दुनिया में उसके पिताजी और एक बड़ी बहन के अलावा कोई भी नहीं है, और उसकी बड़ी बहन की शादी 5 साल पहले ही हो चुकी थी। विनोद की बातों को सुनकर मैं भी बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी। मुझे भी अपने माता पिता की याद आने लगी थी। उसके बाद विनोद मुझे कहने लगा कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने कमरे को अच्छे से सजा नहीं पाया, क्योंकि आज हमारी शादी की रात है। कुछ ऐसे हालातों में हमारी शादी हुई थी। उसके बाद विनोद ने लाइट बंद कर दी और लाइट बंद करने के बाद अपनी जन्मों की प्यास बुझाने लगा। उसने मुझे अपनी पूरी मोहब्बत में पागल कर दिया था। उसने रात भर लगातार मुझ पर जमकर प्यार लुटाया। उसने मेरी खूब तारीफ़ें भी की थी। वह मुझे कहने लगा कि तुम्हारा ज़िंदगी भर मैं हमेशा साथ दूंगा, तुम्हें कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। विनोद की इन सारी रोमांटिक बातों को सुनकर मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ करती थी। मैंने बचपन में जैसा चाहा था मुझे सेम वैसा ही पति मिला था। अब मैं और विनोद अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश थे। दूसरे दिन से ही विनोद अपने पिताजी के साथ काम पर जाने लगा था। धीरे धीरे मैं भी घर के कामकाजों में बिजी हो चुकी थी। मैंने घर की पूरी जिम्मेदारी उठा ली थी। विनोद अब मुझसे काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत भी किया करते थे और काफ़ी वक्त भी दिया करते थे। मुझे कभी कभार अपने माता पिता की भी बहुत याद आती थी, लेकिन मैंने ये सोच के रखा था कि जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो उसके बाद मैं अपने माता पिता से मिलने के लिए जाऊंगी और उनसे माफ़ी भी मांगूंगी। फिर पूरी शादी के 1 महीने के बाद मुझे ये खुशखबरी मिली कि मैं माँ बनने वाली हूँ। खबर से हमारे घर में पूरी रौनक आ चुकी थी। मेरी जो ननद थी वह भी मुझसे मिलने के लिए आई थी। वह भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। उसका घर हमारे शहर से दूसरे शहर में था, इसलिए उसे आने जाने में काफ़ी दिक्कत भी होती थी। अब मैं बहुत ही खुश थी। मुझे जो चीज़ चाहिए थी वह भी मुझे मिलने ही वाली थी। विनोद को भी अपने पापा बनने की बड़ी ही खुशी थी। हम दोनों बहुत ही ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में खुश थे। विनोद अब हर दिन मेरा खूब अच्छे से ख्याल रखता। उसने घर में नौकर चाकर भी लगा कर रखे थे ताकि मैं कभी भी घर का कोई कामकाज ना करूं। विनोद मेरे खाने पीने पर भी काफ़ी अच्छे से ध्यान रखता था। धीरे धीरे मेरी प्रेगनेंसी को पूरे 9 महीने बीतने वाले थे और उसके बाद मेरी डिलीवरी का भी दिन आ चुका था। आज का दिन मेरे लिए बड़ा ही खास था। आज मैं बहुत ही एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था। बेटी की आने की खुशी से हम दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। विनोद की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। मेरा ससुर भी बहुत ही ज़्यादा खुश था। लेकिन तभी विनोद मिठाई लेने के लिए अस्पताल से बाहर गए। लेकिन मुझे इस वक्त बाद में यह खबर मिली कि मेरे पति इस दुनिया में नहीं रहे हैं। जब वह मिठाई लेकर वापस आ रहे थे तो एक तेज आई गाड़ी ने मेरे पति को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से मौके पर मौत हो चुकी थी। उस दिन मेरे लिए बड़ा ही दर्दनाक दिन था, क्योंकि मैं अपने पति को खो चुकी थी। एक तरफ माँ बनने की खुशी थी तो दूसरी तरफ पति के जाने का दुख था। मैं उस वक्त अपने आप को बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रही थी। मैं बहुत ही ज़्यादा चीख रही थी, चिल्ला रही थी। उस वक्त मेरे ससुर ने ही मुझे संभाला हुआ था। ससुर भी बहुत रो रहा था। आसपास के लोग भी मेरी किस्मत पर रो रहे थे। वह कहने लगे कि अभी तो इसने अपने बच्चे को जन्म दिया है और आज इसके बच्चे के सर से इसके पिता का साया उठ चुका है। मैं पूरे 2 हफ्ते अपने कमरे में बंद पड़ी थी।
मैं अपने बच्चे की तरफ भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही थी, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा दुख अपने पति के जाने का था। मैं कितना कुछ अपनी ज़िंदगी में सोच कर रखी थी, लेकिन मेरे पति के जाने से वह सारे के सारे सपने, सारी ख्वाहिशें टूट चुकी थी। अब मुझे जीने का भी मन नहीं था। लेकिन मेरी जो ननद थी वह काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। वह मुझे रोज़ संभाला करती थी। अब उसके जाने का भी वक्त आ चुका था। वह मुझे कहने लगी कि देखो आकृति, तुम अपने बच्चे की तरफ ध्यान दो, वह भी छोटी है, उसे एक माँ की ज़रूरत है। देखो, जब से इसने जन्म लिया है तुमने एक बार भी इस पर नज़र नहीं डाली। तुम रोज़ ऐसी हालत में जी रही हो। जो बीत चुका हम उसे वापस नहीं ला सकते, लेकिन अब तुम अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दो, क्योंकि मुझे भी अपने घर वापस जाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें बाद में कौन संभालेगा। मेरे भी छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। फिर मेरी ननद ने काफ़ी घंटे बैठकर मुझे समझाया। मुझे भी अपनी ननद की बातें ठीक लगी थी। अगर मैं अभी हार मान लूँगी तो मेरी छोटी सी नन्ही सी जान को कौन संभालेगा, क्योंकि मेरा विनोद की आखिरी निशानी थी मेरी बच्ची, और मुझे उसे संभालना ही चाहिए था। दूसरे दिन से धीरे धीरे मैंने अपने आप पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अब मेरी ननद भी अपने घर जा चुकी थी। अब घर में मैं और सिर्फ मेरे ससुर ही रह चुके थे। ससुर भी अब घर पर ही रहा करते थे। वह ज़्यादातर घर पर रहकर ही अपने सारे के सारे काम किया करते थे। वह जब भी बाहर जाते तो मेरे और मेरी बच्ची के लिए कुछ न कुछ खरीद कर जरूर लेकर आते। उन्हें मेरी बच्ची से बहुत ही मोहब्बत थी। लेकिन धीरे धीरे मेरे ससुर का जो बर्ताव था वह अलग सा होने लगा। वह जब भी बाहर से आते तो मेरे लिए मिठाई लेकर आते। उसे खाने के बाद मुझे गहरी नींद आने लगती, और मैं जब उठती तो मेरे पूरे बदन में दर्द होने लगता। मेरे ससुर हमेशा कहा करते, यह जो मिठाई है ये तुम्हें ताकत देगी, क्योंकि तुम बहुत कमज़ोर हो चुकी हो। मुझे मेरे ससुर का व्यवहार अच्छा लगा था, क्योंकि उन्हें मेरी बच्ची के साथ साथ मेरी भी चिंता थी। इसी वजह से मैं उनकी हर बात को मान लिया करती थी, क्योंकि वह मेरे और मेरी बच्ची का खर्चा वही चला रहे थे। लेकिन मैं जब भी रात को अपने कमरे में सोती तो अचानक ही मेरे ससुर दरवाज़ा खटखटाने लगते और कहने लगते कि वह मेरी बेटी को देखने के लिए आए हैं और कहीं उसे कोई परेशानी तो नहीं हो रही। शुरू में तो मुझे ससुर की तरफ से चिंता देकर काफ़ी अच्छा भी लगता था, क्योंकि उन्हें मेरी बेटी की काफ़ी चिंता भी थी। लेकिन धीरे धीरे अब रोज़ ये सब होने लगा। वह काफ़ी देर तक मेरे कमरे में बैठे रहते, लेकिन उनके सामने मुझे सोने में बहुत ही हिचकिचाहट होती थी। धीरे धीरे अब मेरे ससुर जब भी शाम को वह मिठाई लेकर आते तो मैं उसे खाने के बाद गहरी नींद में चली जाती, और जब सुबह उठती तो मेरे पूरे शरीर में, बदन में दर्द होता। मैंने कई बार इस बारे में ससुर से भी बात की थी। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, वह भी यही मिठाई खाते हैं और इस मिठाई को खाने के बाद काफ़ी ताकत भी मिलती है। लेकिन तुम मेरे बेटे के जाने के बाद काफ़ी मायूस हो चुकी हो। उसके जाने के बाद तुमने अपनी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इसी वजह से तुम उसकी चिंता में खाना पीना छोड़ चुकी हो। अगर अच्छा खाओगी तो तभी कमज़ोरी नहीं होगी। मुझे भी मेरे ससुर की यह बात सही लगी, क्योंकि पति के जाने के बाद मैं काफ़ी चिंता में थी। मैंने अपनी तरफ ध्यान देना ही छोड़ दिया था। लेकिन एक दिन मैं शाम को मेरे ससुर जी घर पर दाखिल हुए। आज उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। वह बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। तभी वह अपने कमरे में चले गए। उस वक्त मैं उनके लिए चाय बनाकर उनके कमरे में देने के लिए जाने ही वाली थी कि तभी मुझे बाहर से उनके कमरे से बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। वह शायद किसी से फ़ोन पर गुस्से से बात कर रहे थे। जब मैंने उन बातों को कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो उन बातों को सुनकर मेरे पूरे होश उड़ चुके थे। मेरे ससुर किसी आदमी से बात कर रहे थे। वह कहने लगे, विनोद को तो रास्ते से हटाने की उन्होंने काफ़ी अच्छी कीमत भी दी है तुम्हें, लेकिन उसके बाद भी तुम लोग लालची होते जा रहे हो। तुम लोग रोज़ मुझसे पैसे की डिमांड करते रह रहे हो। यह तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं है। इस खबर को सुनते ही मेरे होश उड़ चुके थे। यानी कि मेरे ससुर ने ही अपने बेटे को रास्ते से हटाया था। इस बात का क्या मतलब था? इस खबर को सुनते ही मेरे माथे से पसीने छूटने लगे थे। मैं तुरंत भागती हुई अपने कमरे में चली गई और अपने बच्चे को पकड़कर रोने लगी थी। आखिर मुझे किस बात की सज़ा मिल रही थी? आखिर मेरे ससुर ने मेरे साथ ये सब क्यों किया? उन्होंने अपने खुद के बेटे के साथ ऐसा क्यों किया?
तभी मेरे दिमाग में आने लगा कि कहीं मेरे ससुर जी उस मिठाई में रोज कुछ मिलाकर तो मुझे नहीं खिलाते, जिसे खाने के बाद मैं गहरी नींद में चली जाती हूँ और जब उठती हूँ तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। मुझे ये राज जानना ही था कि आखिर सच क्या है। सच का पता लगाने के लिए मुझे दूसरे दिन अपने ससुर की लाई हुई मिठाई को खाने का नाटक करना पड़ेगा। इसी वजह से जैसे ही दूसरे दिन मिठाई लेकर मेरे ससुर आए तो मैंने उनके सामने ही खाने का नाटक किया। लेकिन जैसे ही ससुर का फ़ोन बजने लगा तो वह फ़ोन उठाने के लिए थोड़ा दूर हट गए, तो मैंने उसी मौके का फ़ायदा उठाया। मैंने वह तुरंत मिठाई निकाल कर गमले में फेंक दी और फिर सोने का नाटक करने लगी। जैसे ही मैंने वह नाटक किया उसके बाद ससुर मेरे करीब आए और करीब आकर मेरे बालों को हाथ लगाकर कहने लगे कि तुम्हें पाने के लिए मैंने कितने सारे प्लान बनाए थे, लेकिन आज जाकर मैं तुम्हें हासिल कर चुका हूँ। इस खबर को सुनते ही मेरी तुरंत आंखें खुल चुकी थी। मुझे होश में आता देख मेरे ससुर मुझे कहने लगे कि क्या तुम नाटक कर रही थी। मैंने कहा तो आपको क्या लगता है। तभी मेरे ससुर कहने लगे कि देखो आकृति, तुम्हारे पास अब भागने का कोई रास्ता नहीं है और तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के लिए अच्छा है कि तुम चुपचाप यहीं पर रहो और जैसा मैं कहूँगा वैसा करो। तुम बस मुझे खुश करो तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों से भर दूँगा। अगर तुमने मुझे परेशान किया और मेरी बात नहीं सुनी तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। मुझे इस वक्त गर्म दिमाग करके सब कुछ नहीं करना था। इसी वजह से मैंने सोच के रखा था कि मैं ससुर के सामने प्यार से बात करूँगी ताकि मैं सच्चाई जान सकूँ। तभी मैंने ससुर को बहलाते फुसलाते कहा। मैं ससुर से हंस हंस कर बात करने लगी। मैंने कहा कि मैं भी तो आपको दिल दे बैठी हूँ। ससुर मेरी बातों को सुनकर पागल हो चुका था, वो भी बहुत खुश हो रहा था। तभी मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले गई और वहाँ जाकर उस पर प्यार लुटाने लगी। मेरी प्यार को देखकर वह बेकाबू हो चुका था। तभी मैंने उससे कहा कि आप मुझे पहले हासिल क्यों नहीं किए, कम से कम मुझे इतना देर आपसे दूर ना रहना पड़ता। लेकिन तभी ससुर कहने लगा कि तुम तो मेरे बेटे से मोहब्बत करती थी और मैं चाहता था कि जब तुम अपने बच्चे को इस दुनिया में लेकर आओगी उसके बाद ही मैं अपने बेटे को तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दूंगा, क्योंकि जब तुम पहले दिन हमारे घर में आई थी तो मैं तुम्हें देखकर पूरा फिदा हो चुका था। मैं तुम्हें अपना दिल दे बैठा था। मैं किसी भी हालत में तुम्हें पाना चाहता था। मैंने कहा कि लेकिन आपने अपने बेटे के साथ ऐसा क्यों किया। आप चाहते तो उसे सच्चाई भी बता सकते थे, आपने इतना बड़ा गलत काम किया। तभी वह मुझे कहने लगे कि वह तो मेरा बेटा नहीं था, वह मेरी पत्नी के पहले पति का बेटा था। मैंने तो आज तक उसे कभी बाप जैसा प्यार भी दिया नहीं था। ससुर की बातों को सुनकर मेरे पूरे होश उड़ चुके थे। यानी कि मेरे ससुर ने इतना बड़ा खेल खेला। मेरे ससुर ने मेरी पूरी ज़िंदगी नरक कर दी थी। लेकिन अब मैं और ये सब बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी। मैं वहाँ से भागना चाहती थी। मैंने तभी कहा कि मैं आपके लिए एक ठंडा शरबत बनाकर लेकर आती हूँ। मैं तुरंत किचन में गई और वहाँ जाकर शरबत में नींद की दवा मिला दी। उसे पीने के बाद ससुर पूरी गहरी नींद में डूब चुका था। मैंने तभी अपना सारा सामान पैक किया और कुछ पैसे भी लिए और उसके बाद अपनी बच्ची को लेकर उस घर से हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर दूर चली गई। यह दिन मेरे लिए बड़ा ही भयानक दिन था। अब मैं अपने माता पिता के पास भी वापस नहीं जा सकती थी, क्योंकि मैं तो घर से भागकर शादी की थी और मेरे पति भी इस दुनिया में नहीं रहा था। और मेरे जो ससुर ने किया था वह मेरे साथ बहुत ही गलत किया था। मेरी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे थे। उसी दिन मैंने मुंबई से ट्रेन पकड़कर दूसरे शहर के लिए रवाना हो चुकी थी। मेरे पास पैसे थे, इसी वजह से कुछ दिन के अंदर ही मैंने एक छोटा सा घर भी ले लिया और अपनी बच्ची के साथ वहीं रहने लगी। मैं घर में ही कपड़ों की सिलाई किया करती थी, जिससे मेरे घर का गुजारा होता था। अब मैं धीरे धीरे अपने अतीत को भी भूल चुकी थी, लेकिन मुझे अपने हमेशा ही पति की बहुत ही याद आती। काश अगर वह मेरे साथ आज होते तो हमारी ज़िंदगी में यह सब बिल्कुल भी ना होता। सो दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि आकृति ने वहां से भागकर सही फैसला लिया या नहीं। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई है तो फटाफट हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।